गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं ईवीएस की क्लास इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत हम इस समय पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, और मैंने आपको टाइप ऑफ इकोसिस्टम बताया था कि पहले मैंने एक चार्ट समझाया था आपको। ये बेसिकली इतने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हमने पूरा पढ़ लिया था। आज जो हमको पढ़ना है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ना है। इसके अंतर्गत फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है, माउंटेन इकोसिस्टम क्या है, डिसर्ट इकोसिस्टम क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के इकोसिस्टम जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखें। तो आज जो हमको स्टूडेंट स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रिफर टू ऑल सच एज इकोसिस्टम, वो सभी इकोसिस्टम सच एज बीच और मेनली लोकेटेड ऑन लैंड, यानी कि सीधा सा वो सभी इकोसिस्टम जो लैंड पे लोकेट होते हैं, जमीन पे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। The prince of water in these ecosystem is measured, और इनके वाटर को मापा जा सकता है। इसमें जो इकोसिस्टम लैंड पे इकोसिस्टम है उनके जो पानी है उसको मापा जा सकता है। दे आर इंटायरली लैंड बेस्ड एंड एग्जिस्ट ऑन लैंड। लैंड बेस्ड जो इकोसिस्टम होते हैं या लैंड पे जो एग्जिस्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। More especially, a low and sufficiently needed amount of water is located in terrestrial ecosystem. Okay student, तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये आपको मैंने हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट देख सकते हैं। यानी कि सीधा सा हम कह सकते हैं वो इकोसिस्टम जो हमारे जमीन पे मौजूद होते हैं या जमीन पे लोकेट होते हैं या कहीं ना कहीं उनका बेस जमीन होता है, वो सारे इकोसिस्टम आपको क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये पूरी तरह से जमीन पे होते हैं। अधिक विशेष रूप से एक कम और पर्याप्त रूप से आवश्यक मात्रा में पानी स्थलीय इकोसिस्टम में स्थित होते हैं। पानी की कम मात्रा इन इकोसिस्टम में पाई जाती है, यानी कि सीधा सा है लैंड बेस्ड जो भी इकोसिस्टम होंगे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाएंगे। अब देखिए टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उनमें कौन कौन से आते हैं। हमने देखा था सबसे पहले इसके अंतर्गत फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट के अंदर स्टूडेंट आपको जो बताना है, देखिए ये डायग्राम बना लेना है और इस तरीके से आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझाना है। फॉरेस्ट लैंड पे होता है, कहीं थोड़ी बहुत पानी भी हो सकता है, कहीं डिसर्ट भी हो सकता है, मरुस्थल भी हो सकता है। और देखिए फॉरेस्ट कई प्रकार से इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। जो इकोसिस्टम, एक तो सोइल प्रोटेक्शन जो आपका होता है, जमीन को प्रोटेक्ट करके रखता है फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में जो इकोसिस्टम है, यदि जंगल नहीं होगा तो वहाँ की जमीन का क्षरण होने लगेगा, कटने लगेगी, मिट्टी कट जाएगी, इसलिए उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है। बारिश के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है, वाटर, क्योंकि जहाँ पे जंगल होते हैं आपको मालूम है वहीं पे पानी ज़्यादा से ज़्यादा बरसता है, बारिश को खींच के लाता है और कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी इंक्रीज करता है, हमको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। मतलब कई प्रकार के इसके बेनिफिट हैं, कई प्रकार के बेनिफिट हैं। CO2 जो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ता जा रहा है, उसको क्या करता है, और O2 को ये क्या करता है? रिलीज करता है और CO2 को कम करता है। तो इस प्रकार की सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम से जनरेटेड जो भी हैं उनको मेंटेन करता है। इसके साथ साथ एनिमल्स, बर्ड, इनको रहने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनको रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करता है। और डिक्रीज द डाइसेस एंड पेट्स, ये भी पॉल्यूशन, डिकम्पोजिशन भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से भी देखा जाए क्लाइमेट रेगुलेशन का भी इसमें रोल है। न्यूट्रेंट साइक्लेसिंग भी पाई जाती है, साइक्लिंग भी पाई जाती है। तो
आप देखेंगे फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इस तरीके से ये डायग्राम बना करके आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम को आसानी के साथ उसके बेनिफिट को बता सकते हैं। फॉरेस्ट फूड चेन, इसके लिए मैंने एक डायग्राम रखा है, आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट के ये तो इकोसिस्टम का डायग्राम हुआ, और फॉरेस्ट फूड चेन भी आपको साथ में बताना है। फॉरेस्ट फूड चेन क्या होता है? मेन एनर्जी का जो रिसोर्सेस है वो सन है, सूर्य की रोशनी से, मैंने आपको एक दिन समझाया था। जो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट हमारे, वो भोजन, प्रोड्यूसर में निर्माता अपना स्वयं निर्माण करते हैं भोजन को। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ये देखिए, जिसको हाइब्रिवोरियस कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर हाइब्रिवोरियस, मैं एक दिन आपको बताया था कहीं के, हाइब्रिवोरियस और ओमनिवोरियस क्या होते हैं। हाइब्रिवोरियस यानी कि शाकाहारी, और कार्निवोरियस मांसाहारी, और ओमनिवोरियस सर्वाहारी। ये 3 प्रकार के कंज्यूमर पाए जाते हैं। पहला तो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर आपको जो स्वयं अपना भोजन का निर्माण करता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, वो प्रोड्यूसर होता है। जैसे प्लांट, वो सूर्य की एनर्जी से अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोड्यूसर हुआ। और ये हाइब्रिवोरियस हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि शाकाहारी, यानी कि ये किसको ले रहा है? प्रोड्यूसर को खाएगा, ओके, प्लांट को खाएगा। इसके बाद ओमनिवोरियस मांसाहारी, ये जो हार्निवोरियस था इसको खा जाएगा। फूड चेन हम बता रहे हैं फॉरेस्ट की, तो ये क्या कहलाएगा? ओमनिवोरियस। और कार्निवोरियस यानी कि सर्वाहारी, ये इसको भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा, ये सर्वाहारी है। सर्वाहारी में कई आते हैं। कार्निवोरियस, ये भी आपका कार्निवोरियस है, क्योंकि जो आपका प्रोड्यूसर है फर्स्ट होता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर मैंने एक दिन और समझाया है, आप समझ सकते हैं। फिर टेरिटरी कंज्यूमर होता है, और यही टेरिटरी दोनों कंज्यूमर आपके। और इसके बाद फिर क्या होता है आपका? डीकम्पोजर, ये यहाँ पे कौन होगा? डीकम्पोजर, और फिर प्रोड्यूसर में वो कन्वर्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से एक साइकिलिंग चलती है, और इस साइकिल के माध्यम से हमारा जो पूरा चक्र है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से आप फूड चेन भी स्टूडेंट बता सकते हैं, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ये देखिए, ग्रास के रूप में आप उसको बता सकते हैं, और घास को खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनका एक साइकिल बना करके आप बता सकते हो। ओके, इस प्रकार से कुछ मैंने डायग्राम बनाए हैं, उनके माध्यम से आप उनको एक्सप्लेन कर देना स्टूडेंट। ग्रासलेस, ये भी आप बता सकते हो, इसका मैं पहले भी बताया था। प्रोड्यूसर हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर ये इसको खाते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल हुए ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को छोड़ता है। ये कंज्यूमर हुए प्राइमरी, मीट ईटिंग कंज्यूमर सेकेंडरी हुआ। फिर ये डिकम्पोजर है, ये देखिए, ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसको एक तरह से ये क्या कर रहा है? उसको ले रहा है, और हमको CO2 क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से आप बता सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, माउंटेन इकोसिस्टम। ऐसा है कि एक माउंटेन से रिलेटेड ये डायग्राम बना लेना है स्टूडेंट। ये माउंटेन का मैंने इसको रखा है, माउंटेन से हमको क्या क्या इकोसिस्टम मेंटेन रहते हैं आप देख सकते हैं। इसमें सारे नेचुरल जो आपके बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, जो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल पाए जाते हैं, वो भी ट्रेडिशनल नॉलेज इन द प्रोडक्ट जो हैं वो भी हमको यहाँ मिलते हैं। कुछ ऋषि मुनि भी वहाँ वर्क करते हैं। फिशिंग भी विभिन्न प्रकार की मिलती है, भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी मिलती हैं। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी वहाँ मिलती हैं। वाटर का स्टोरेज भी होता है, ये पूरा मेंटेन करके रखता है। वेदर जो है हमारा मौसम, उसको भी ये मेंटेन बैलेंसिंग करके रखता है। तो कहीं ना कहीं ये भी इतना इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है। तो हमने पहले बायोस्फीयर में जीने के लिए हमको जितने भी इकोसिस्टम हैं सभी को मेंटेन करना है, और सभी इकोसिस्टम एक दूसरे पे क्या होते हैं स्टूडेंट? डिपेंडेंट होते हैं। जब प्रॉपर इकोसिस्टम चलते हैं तभी हम लाइफ हमारी संभव है। डिसर्ट इकोसिस्टम, ये देखो, मरुस्थल, जहाँ पे आपको कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती, ज्यादातर ना कोई फॉरेस्ट होता है, सीधे डिसर्ट होता है, वहां पे उस इकोसिस्टम के बारे में आपको बताना है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सम फंक्शन
क्या क्या कार्य करता है इकोसिस्टम। तो इट इज हेल्प टू रेगुलेट ऑल बेसिक, ये तो डिफरेंट टाइप के हमने इकोसिस्टम बताए, इनकी हेल्प क्या, कौन सा काम ये करते हैं, किस लिए हमको ये इकोसिस्टम जरूरी है। फॉरेस्ट, माउंटेन, और जो भी हमने इकोसिस्टम अभी तक पढ़े, हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम हमने पढ़ा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, विभिन्न टाइप के बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं, इनकी क्या जरूरत है, क्या फंक्शनलिटी है। तो इट हेल्प टू रेगुलेट ऑल बेसिक इकोलॉजिकल प्रोसेस, इकोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसके लिए बेसिक ये जरूरी है। मैनेज लाइफ सिस्टम, मेन जो मेजर पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान रखना, लाइफ सिस्टम को मैनेज करना, हमारे जीने के लिए लाइफ को मैनेज करना। क्या बिना जंगल के हम री लाइफ सस्टेनेबल लाइफ कहलाएगी, एक सही लाइफ कहलाएगी? नहीं। उसको मैनेज करने के लिए हमें फॉरेस्ट सिस्टम की भी जरूरत है, इकोसिस्टम की, एक्वाटिक इकोसिस्टम की भी जरूरत है, ensure sustainability. Okay, it participate in maintaining an equilibrium structure process between the different trophic level of ecosystem component। यानी कि सीधी बात मैं करूं, इक्विवेलेंस करना, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बायोटिक एबायोटिक, उसको मेंटेन करना, उसको बैलेंसिंग करने के लिए भी इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि बैलेंसिंग रहेगा तो हमारा सही लाइफ सिस्टम भी चलेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकिलिंग मिनरल्स, जो मिनरल्स है उनका साइकिलिंग सही होता रहे थ्रू बायोस्फीयर, हमारे जीवन चक्र में जो जहाँ पे हम जीवित रहते हैं। आपको मैंने बताया था एटमॉस्फेयर पाया जाता है ना, बहुत सारे जो पाए जाते हैं उनमें से एक बायोस्फीयर होता है। तो बायोस्फीयर में जीवित रहने के लिए जो 3 हमारे मंडल पाए गए हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, इसके इन तीनों को मिलाकर बायोस्फीयर बनाया गया है। और बायोस्फीयर में जीने के लिए हमको इन तीनों के मेंटेन करना जरूरी है, चाहे वो वायु हो यानी कि गैस को मेंटेन करना, जितनी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं उनको मेंटेन करना, स्थल मंडल में जितने इकोसिस्टम है उनको मेंटेन करना, और साथ में एक्वाटिक यानी कि जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम उनको भी मेंटेन करना जरूरी है। इट मेंटेन्स एंड रेगुलेट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और इसका अगला काम जो है वो क्या है, मेंटेन करना है, रेगुलेट करना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इकोसिस्टम कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करना, मेंटेन करना भी इसका वर्क है। Along with abiotic component, the ecosystem participate in the synthesis of organic component primarily responsible for transferring energy। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक पार्ट ये भी है, हमारी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए प्राइमरी रिसोर्सेज के रूप में भी ये रिस्पॉन्सिबल है। हमको जो एनर्जी मिल रही है, यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम है, यदि वो सही बैलेंसिंग में वर्क नहीं करते, सही तरीके से उनको हम बैलेंस करके नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी में भी प्रॉब्लम है। ये सभी जो आपके मैंने बताया वो हिंदी में भी मैंने यहाँ कन्वर्ट करके दिया है, आप पढ़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार से जीवमंडल, बायोस्फीयर जो मैंने बताया था, उनके खनिजों के चक्रों को जिम्मेदारी से रखना, उनको न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करना, बायोटिक एबायोटिक की घटना के बीच में चक्र जो बनाया रखा है उसको कंट्रोल करना, अजैविक यानी कि एबायोटिक घटकों के साथ इकोसिस्टम ट्रांसफर करना, मुख्य रूप से जिम्मेदारी कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में भी भाग लेता है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम जो है, हम ये देखें कि बायोस्फीयर के अंतर्गत पूरे बैलेंसिंग के लिए हमको इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड मैंने एनर्जी से रिलेटेड कुछ पैरामीड आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे बनाए हैं, ये जरूर आप डायग्राम कॉपी में बना लेना स्टूडेंट। एनर्जी का मैंने यहाँ पे दिया है, एनर्जी पैरामीड है ये, आप देख सकते हैं किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पे एनर्जी जो मिलती है सन से मिलती है, और ये आपका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है यानी कि प्लांट, 100% उसको एनर्जी मिल रही है प्लांट को। फिर सेकेंडरी जो कंज्यूमर है 10% होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, और पहला जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है प्लांट, वो 100%, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो उसको खाता है, शाकाहारी मैं कह सकता हूँ उसको, हर्निवोरियस,
तो वो आपका 10% है, और सेकेंडरी कंज्यूमर 1% है। थर्ड लेवल का जो कंज्यूमर होगा 0.1% होगा, और फिर इसके बाद जो प्रीडेटर होंगे वो 0.1। तो एनर्जी लॉस एट हीट, और इधर डीकम्पोजर रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, और इधर से डीकम्पोजर रिसाइकल। तो ये पैरामिड आप बनाएंगे स्टूडेंट, कई बार पूछा जाता है एनर्जी पैरामिड आप बताएं, तो आप इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार से इकोलॉजिकल पैरामिड आप इस तरीके से बना सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए ग्राफ, और ग्राफ ऊपर हो गया, फॉग हो गया, स्नैक हो गया, ईगल हो गया, ये एक पैरामिड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेटरी कंज्यूमर और टेटरी थर्ड कंज्यूमर। ओके, इस तरीके से आप इस पैरामिड को भी आप बता, तो जितने भी ऐसे कंज्यूमर हो पैरामिड के रूप में आप बनाकर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी पैरामिड और एनर्जी का दोनों को कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। प्रोड्यूसर इतने केजी, हाइब्रिवोरियस शाकाहारी, प्राइमरी कॉर्निवोरियस, प्राइमरी कॉर्निवोरस हुआ ये मांसाहारी, और टॉप कॉर्निवोरस, ये टॉप कॉर्निवोरस। ये मैं सारे डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ, कई बार आपसे पूछा जाता है पैरामिड के रूप में आप एक्सप्लेन करिए, बताइए, फूड चेन बताइए, फूड चेन बनाइए, और कार्बन चक्र बताइए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन चक्र बताइए, ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको आप पैरामिड के रूप में पूछा जाता है तो आप पैरामिड के रूप में भी बता सकते हैं, साइक्लिंग के रूप में भी बता सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इकोसिस्टम पार्ट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब जो हमको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी पढ़ना, तो आप इतना पढ़ लेना। इकोसिस्टम यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या कहलाती है, और हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इसकी क्या आवश्यकता है, ये हम सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर